नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नज़र इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपातकाल के 50 साल पूरे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इमरजेंसी पर इंदिरा गांधी ने कभी व्यक्त नहीं किया खेद। मध्य प्रदेश को एक नई ट्रेन की मिली सौगात, ग्वालियर से बेंगलुरु तक का सफर होगा आसान, हफ्ते में एक बार चलेगी ट्रेन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने दी सौगात, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन, जनसभा को संबोधित कर गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर एसीबी का शिकंजा, सरकार और एसीबी पर सौरभ भारद्वाज ने खड़े किए सवाल। कहा, इस खेल का जल्द होगा पर्दाफाश। व्यारा में प्रभारी मंत्री मुकेश भाई पटेल ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम ने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए किए कई काम, आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विदेश सेवा में मेरे वरिष्ठों ने मुझे बताया कि दुनिया में आपातकाल को डिफेंड करना कितना मुश्किल था। भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। भारत के राजनयिक कैसे इसे डिफेंड करते। सालों बाद ये पूछे जाने पर कि क्या वे आपातकाल के बारे में कुछ बदलती, उनके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा, नहीं, कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी और यहाँ तक कि राजीव गांधी ने भी कभी खेद व्यक्त नहीं किया है। मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था। भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बनाएंगे? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर लोग से उस समय। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी के बाद भी, आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? ही सेड मिसेस गांधी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड शी सेड नो। तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी इयर्स। तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, even Rajiv Gandhi, they have never expressed regret. मध्य प्रदेश को गुरुवार को एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन है जो कि हर हफ्ते ग्वालियर से बेंगलुरु तक चलेगी। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को बेंगलुरु से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को 8 घंटे का सफ़र करके कोटा या भोपाल जाना पड़ता था और वहाँ 8 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। बेंगलुरु पहुँचने में 36 घंटे लगते थे। आज वही रूट सुविधाजनक हो गया है और अब सीधे बेंगलुरु पहुँचने में सिर्फ 30 घंटे लगेंगे है, क्योंकि ग्वालियर को इतिहास में पहली बार भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ विश्व की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बंगलुरु के साथ जोड़ा गया है। जो आज संभाग का वासी को कोटा जाना पड़ता था, बीना जाना पड़ता था, भोपाल जाना पड़ता था, 8 घंटे का सफ़र वहाँ पहुँचने के लिए, 6 घंटे का सफ़र वहाँ पहुँचने के लिए, और उसके बाद वहाँ 8 घंटे का इंतज़ार, उसके बाद 36 घंटे लगते थे बेंगलुरु पहुँचने के लिए। आज वही यात्रा सुगम हो चुकी है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और रेल मंत्री जी की सहायता से, अश्विनी जी की सहायता से, और आज 30 घंटे में ग्वालियर से हम लोग बेंगलुरु पहुँच पाएंगे। और ये ट्रेन शिवपुरी रुकेगी, गुना रुकेगी, अशोकनगर रुकेगी, बीना रुकेगी, विदिशा रुकेगी
भोपाल रुकेगी। तो एक एक जगह पर मध्य प्रदेश का एक एक दिल को उठाकर ये ट्रेन बंगलुरु जाएगी। और चाहे मेरे विद्यार्थी हों जो शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, वो आज सुगमता से बंगलुरु पहुंच सकते हैं। चाहे मेरे नौजवान हो जो रोज़गार के लिए बंगलुरु पहुंचना चाहते हैं, वो इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे हमारे माता पिता हों जो अपने बच्चों को देखने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वापसी में ये ट्रेन खाली नहीं आएगी। वापसी में भी मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये ट्रेन निवेश लेके वापस आएगी। तो जो आज हमारा ग्वालियर का तस्वीर बदल रहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां ग्वालियर में एक तरफ नया स्टेशन बना है जिसकी आकृति मैंने स्वयं बैठ के कोरोना काल में मैंने बनाई थी। पुराना स्टेशन मध्य में रहेगा, पत्थर का हमारा पुराना इमारत, हमारी पूंजी, उसी के दाहिने बाएं तरफ आधुनिकता के साथ नए एक कैंपस बनेगा, नया एक स्टेशन का वातावरण बनेगा एस्केलेटर के साथ जाने के लिए और दूसरे तरफ प्रस्थान करने वालों को एस्केलेटर के साथ आने के लिए। उसी के साथ नया एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी स्टेडियम के अंदर बनेगा। तो आधुनिक काल का स्टेडियम बनेगा अगले 50 वर्षों के लिए। जो भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो अगले 50 सालों के लिए देश के अंदर कर रहे हैं। और उसी के साथ नए नए ट्रेन के कनेक्शन पिछले 20 वर्षों में हमने ग्वालियर में दिए हैं। चाहे वो इंदौर चंडीगढ़ की गाड़ी हो, चाहे इंदौर से अमृतसर की गाड़ी हो। हमारे सिख समाज के बहुत लोग हैं, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाते हैं। चाहे ग्वालियर से उदयपुर की गाड़ी हो, चाहे हमारा भोपाल इंदौर इंटरसिटी हो, भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी हो, इंदौर ग्वालियर इंटरसिटी हो, तिरुपति का कनेक्शन हो, सतरंजी का कनेक्शन हो, अनेक कनेक्शन हम लोग ने ग्वालियर से दिलवाए हैं। और ग्वालियर श्योपुर की जो लाइन है, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, 2012 में 2,500 करोड़ की राशि के साथ मैंने स्वीकृत करवाया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज मेमू ट्रेन चल रही है ग्वालियर से केलारस तक, आने वाले दिनों तक श्योपुर तक चलेगी, उसके बाद हम लोग कोटा तक चलाने की कोशिश करेंगे। तो एक मानचित्र बना है ग्वालियर के रेल विकास के लिए। और उसी के साथ नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी थी। 16 महीनों में जो एक छोटी सी घर के रूप में हमारा आवागमन का टर्मिनल होता था, आज 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एक अति आधुनिक टर्मिनल ग्वालियर का बन चुका है, जिसमें एक एक नस में ग्वालियर की प्राचीनता जागरूक हुई है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। और आने वाले 50 वर्षों के लिए ये पर्याप्त रहेगा ग्वालियर की ट्रैफिक के लिए। 4 एरोब्रिज बने हैं, बॉम्बे के लिए फ़्लाइट कनेक्शन, बंगलुरु के लिए फ़्लाइट कनेक्शन, दिल्ली के लिए फ़्लाइट कनेक्शन, अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट कनेक्शन, हैदराबाद के लिए फ़्लाइट कनेक्शन, अनेक शहरों के लिए फ़्लाइट कनेक्शन मैंने दिलवाया था। और उसी के साथ रोड के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। गडकरी साहब का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमारे ऊपर और ग्वालियर के ऊपर है। एक एलिवेटेड रोड जिसका सपना और आप और हम नहीं देख सकते थे, स्वर्णरेखा नाले के ऊपर 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो एक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ से एक नवाचार और एक नई कीर्तिमान से कम नहीं है। 1300 करोड़ रुपए की राशि से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे नया बन रहा है, जो हम लोगों को 2.5 घंटे लगते थे। नई अलाइनमेंट के साथ 4,500 करोड़ का नया 6 लेन का फास्ट ट्रैक एक्सप्रेसवे आने वाले 4 साल में बनने जा रहा है। पश्चिमी एक्सप्रेसवे 1000 करोड़ रुपए के आधार पर स्वीकृत है। तो दाएं देखो बाएं देखो, विकास और प्रगति की बौछार प्रधानमंत्री जी का बर्दाश्त होने के नाते ग्वालियर पर पड़ रहा है, हमारे समूचे अंचल पर पड़ रहा है। सिंचाई की सुविधा में एक नई गति आ रही है। मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने श्रीमंत माधवराव सिंधिया बेहद सिंचाई योजना के आधार पर 7 बांध बन रहे हैं, श्योपुर से लेके मोरेना से लेकर भितरवार डबरा से लेके कोलारस, पोरी और बमोरी और राजगढ़ तक, जिसके आधार पर करीब 5 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल नई सिंचित होगी। पंजाब बन जाएगा हमारा पूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग। तो हर तरफ अगर आप देखो, खेल के क्षेत्र में नया स्टेडियम आप और हम बैठे थे, जहां मध्य प्रदेश लीग का आयोजन ग्वालियर डिवीज़न और मेरे पुत्र ने करवाया था। एक नया स्टेडियम 29,000 सीटर कैपेसिटी का MPCA के द्वारा बना है। इसको आगे जाकर हम लोग
40,000 सीटर का बनाने वाले हैं, छत बनाने वाले हैं। अब आने वाले 1 महीने में काम शुरू होगा। 1.5 साल में पूर्ण रूप से एक ऐतिहासिक रूप का स्टेडियम बन जाएगा। ISBT का टर्मिनस है, 1000 बिस्तर का अस्पताल है। क्या नहीं है हमारे ग्वालियर में, और आगे भी हमारा ग्वालियर इसी तरह से चमकता रहेगा। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विशालगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी, जहां सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। महिलाদের যে এম্পাওয়ারমেন্ট সেটাও কিন্তু আমরা করছি এখানে। 33% রিজার্ভেশন আজকে পার্লামেন্টেই হোক, অ্যাসেম্বলিতেই হোক, তাদের রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে। আমাদের এখানে 33% রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে চাকরির ক্ষেত্রে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা যারা স্কুল কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা আছেন তাদেরকে আমরা ডিগ্রি কলেজে কোনো রকম ফিস যাতে না দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় পিঙ্ক টয়লেটের রাস্তাঘাটে যাতে মেয়েদের এবং বাচ্চাদের মায়েদের তাদের যাতে অন্য যে নর্মাল যে শৌচালয়গুলো আছে সেখানে না যেতে হয় তাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। সেটাকে বলে পিঙ্ক টয়লেট, দূর থেকে দেখলেই বোঝা যাবে, তার ব্যবস্থা আমরা করছি। যদি সরকারি কোনো মানে স্টল তৈরি হয় সেখানে 50% মহিলাদের জন্য রাখতে হবে। এরকম মানে অনেক আমরা মহিলাদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আমরা কাজ করছি। মহিলাদের জন্য আমরা সমস্ত 8টা ডিস্ট্রিক্ট আছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য 8টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে অর্থাৎ ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আমরা 2টো শুধু মহিলা দ্বারা পরিচালিত আমরা আমাদের সরকার সেখানে পুলিশ মহিলা পুলিশ থানা আমরা করেছি। মহিলাদের 137 জন টিএসআর এর মধ্যে ভর্তি হয়েছে। এখন যেহেতু 33% রিজার্ভেশন হয়েছে তাতে করে আরো আগামী দিন এই টিএসআর এর মধ্যে ভর্তি হবে। আমাদের এর মধ্যে আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার সাহেব আমাদেরকে যে আমি 2টো আইআর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এর জন্য চেয়েছিলাম সেখানে উনি একটা দিয়েছেন, সেখানেও তারা যেহেতু মহিলারা সেখানে স্থান পাবেন এবং সেইভাবে আমরা মহিলাদের উন্নতির জন্য আমরা কাজ করছি। যেখানে কর্মসংস্থানের যাতে সুযোগ হয় আমরা প্রচুর, একদিকে যেমন এখানে লাখপতি দিদি প্রায় 91,000 আমরা ত্রিপুরাতে লাখপতি দিদি হয়েছে, আগে তো এরকম আমরা শুনিনি কোনোদিন। তো আগামী দিন আরো আমরা যাতে নিজস্ব যে সম্পদ ত্রিপুরা রাজ্যের সেই সম্পদ ব্যবহার করে যাতে আপনারা নিশ্চয়ই কিছুদিন আগে শুনেছেন যে আমাদের 3rd স্টেট সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে সাক্ষরতার দিকে আমরা পূর্ণতা লাভ করেছি, 95.6% আমরা পেয়েছি এবং বাকি যে 2টো আছে সেই 2টো যে স্টেট আছে তার থেকে আমাদের এখানে কিন্তু জনসংখ্যা অনেক বেশি। এখানে শুধু সাক্ষরতার বিষয় নয়, অনেকগুলো ইউনেস্কোর ক্রাইটেরিয়া আছে যে এই ক্রাইটেরিয়া হলে তবেই তাকে পূর্ণ স্বাক্ষরিত হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়। তো সেই ক্রাইটেরিয়া আমরা ফুলফিল করছি। আমাদের ত্রিপুরা এখন মানে যেখানে জিএসডিপির কথা যদি আমি বলি নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের মধ্যে আমরা ছোট রাজ্য, আমরা তারপরেও এখানে 2nd হাইয়েস্ট আমরা জিএসডিপির ক্ষেত্রে আমরা হয়ে গেছি এখানে। दिल्ली सरकार की एबीसी ने आप नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी को लेकर आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मार्च 2023 में मंत्री बना था और मेरा नाम 2018 से 19 और 2021 में स्वीकृत अस्पताल परियोजनाओं में कैसे दे सकते हैं। इसे एबीसी, दिल्ली की बीजेपी सरकार और एलजी ने मजाक बना दिया है। इस खेल का पर्दाफाश होगा। यानी कि 24 जून 2025 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी द्वारा ये प्रेस नोट तमाम मीडिया के चैनल्स को और अखबारों को दी गई, ये कहते हुए कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक मामले में दिल्ली के पूर्व 2 हेल्थ मिनिस्टर्स, जिनमें से एक मैं हूं और एक सत्येंद्र जैन साहब है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दे दी और ये बड़े जोरों शोरों से उनके प्रेस नोट के बाद 25 तारीख के अखबारों में छपा। आज 26 तारीख को एक और प्रेस नोट दिल्ली के एसीबी के हेड श्री मधुर वर्मा जी द्वारा जो है अलग अलग अखबारों और मीडिया हाउसेस को दी गई है। इसमें
उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने दिल्ली के 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ जो है एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उस जांच में किन अफसरों पर मुकदमा है वो कोई नहीं है, किन लोगों पर मुकदमा है वो कोई नहीं है, मगर हाँ 2 मंत्रियों के नाम उस मुकदमे में लिख दिए गए हैं। मजेदार बात यह है कि इन दोनों मामलों में, इन दोनों ही प्रेस नोट्स में ये लिखा गया है कि ये अस्पतालों के जो प्रोजेक्ट्स थे, करीब 24 अस्पतालों से संबंधित प्रोजेक्ट थे, ये 2018-19 में सैंक्शन किए गए, 2018-19 में। और एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जो कि 7 आईसीयू हॉस्पिटल से संबंधित था कोरोना के समय में, 2021 में वो सैंक्शन किया गया। अब मैं तो मार्च 2023 में मंत्री बना हूं। अब आप सोचिए कि वो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स जो 2018-19 में और फिर 2021 में सैंक्शन हुए हैं, उसमें मेरे को आप कैसे नामजद कर सकते हैं? ये एक मजाक का विषय है। पूरी की पूरी एसीबी, पूरी की पूरी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार और एलजी साहब ने बना दिया है। दूसरा एक और पॉइंट जो है, जो एलजी साहब ने भी अपने प्रेस रिलीज में लिखा और आज जो प्रेस रिलीज आई है मधुर वर्मा जी की, उसमें लिखा गया है कि साहब एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनना था जिसकी अनाउंसमेंट 2016-17 में दिल्ली की सरकार ने की और वो भी नहीं बना। अब आप वो अनाउंसमेंट जो 2016-17 में हुई और वो नहीं बनी, तो उसके लिए जो मंत्री 2023 मार्च में बना, उसके ऊपर आप कैसे जो है एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं? ये बात समझ से बाहर है। पहली बात तो उस वक्त जो सैंक्शनिंग हुई उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं बताया है। आप एफआईआर की कॉपी छिपा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप एफआईआर बता देंगे तो आपका ये जो पूरा का पूरा खेल है खुल जाएगा। इसलिए कभी एलजी साहब प्रेस नोट दे रहे हैं, कभी एसीबी के चीफ जो है वो प्रेस नोट दे रहे हैं, मगर एफआईआर नहीं दी जा रही और इस तरीके की मनगढ़ंत चीजें बनाई जा रही हैं, जिससे मुझे लगता है कि इन्होंने पूरे के पूरे इन एजेंसीज को एक मजाक का पात्र बना दिया। अगर प्रोजेक्ट की डिले के लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, मगर प्रोजेक्ट डिलेज तो सरकार के अंदर पता नहीं कितने सारे होते हैं। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट है 2023 की कि उनके 53% प्रोजेक्ट, जिसमें करीब 800-850 प्रोजेक्ट हैं, वो डिले हुए। उसमें करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का कॉस्ट ओवररन हुआ। बुलेट ट्रेन जो प्रधानमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट है, वो 2015 में शुरू हुआ और 2023 में वो पूरा होना था। अहमदाबाद से बॉम्बे की बुलेट ट्रेन, वो पता ही नहीं है किसी को कहां है और बताया जा रहा है 2033 में शायद वो शुरू हो पाएगा। मतलब 10 साल की डिले है और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी उसकी वजह से 90 से 100% तक बढ़ेगा। तो क्या आप प्रधानमंत्री या उनके मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लेंगे? केंद्र सरकार के इतने प्रोजेक्ट डिले होते हैं, क्या आप उनके खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं करप्शन के? ये क्या मजाक है? और ये कब तक ये जो है इन झूठी खबरों से जो है आप कोशिश करेंगे कि आप दुनिया को बरगला सकते हैं? मुझे वकीलों ने कहा था कि देखिए आप इस केसेस में मत बोलिए, क्योंकि अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी एक डिफेंस है जो बाहर हो जाती है। आपको अपनी डिफेंस जो है कोर्ट में इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर मेरा मानना है कि एक जज साहब तो वो हैं जो कोर्ट में बैठेंगे, एक जज है जो हमारी जनता है। तो बहुत जरूरी है कि इन लोगों के झूठे खेल को रोज हम लोग आपके सामने एक्सपोज करें और हर स्टेज पे जो ये लोग करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए और इस तरीके से आगे जो ये मुकदमे करेंगे उसके लिए पब्लिक के मन में तैयारी हो, पब्लिक को पता हो कि किस स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो जो है मैं एलजी साहब को भी भेज रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि वो इसका जवाब देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।
व्यारा में प्रभारी मंत्री मुकेश भाई पटेल ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी समुदाय के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की हैं। आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री ने वन बंधु कल्याण योजना बनाकर आदिवासी नागरिकों को विभिन्न लाभ प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का महान कार्य किया है। आज देश के सभी आदिवासी नागरिक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। साथ ही कहा कि भारत सरकार ने देश के आदिवासी समुदाय के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत तापी जिले के 7 तालुकाओं के 369 गांव के 5.20 लाख आदिवासी लोगों को सरकार के 17 विभागों के माध्यम से 25 व्यक्तिगत योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। व्यारा में प्रभारी मंत्री मुकेश भाई पटेल ने व्यारा तालुका के बोरखड़ी चुकली में बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया। प्रभारी मंत्री ने बच्चों को तिलक लगाकर और शैक्षणिक किट देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूली बच्चों के 100% नामांकन और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुजरात की अभिनव पहल शाला प्रवेशोत्सव कन्या केलवाड़ी महोत्सव का 23वां संस्करण पूरे राज्य में शुरू हो गया है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि पीएम ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बालिकाओं को उंगली पकड़कर प्रवेश दिलाने की शुरुआत की थी। शिक्षा के प्रति नरेंद्र मोदी के इस दृष्टिकोण से राज्य में शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई और इस शाखा प्रवेश उत्सव ने सुदूर गांव से लेकर शहरों तक शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य परिवर्तन लाए हैं। हुबली में नगर निगम अधिकारियों के बिना ट्रेड लाइसेंस वाली दुकानों पर छापेमारी करते हुए 200 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। दरअसल कई दुकानों में नगर निगम से व्यापार लाइसेंस प्राप्त किए बिना चल रही थी। इस पर ध्यान देते हुए निगम अधिकारियों ने तुरंत हुबली राष्ट्रीय बाजार का दौरा कर दुकानों के व्यापार लाइसेंस का निरीक्षण किया। नगर निगम के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर श्रीधर दंडेपनवर ने निगम के कर्मचारियों को नेशनल मार्केट में ले जाकर वहां की सभी दुकानों के ट्रेड लाइसेंस की जांच की। कई दुकानों ने लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, कुछ ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है। ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆ ನಡೆಸುವವರು ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಅದರಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಹರ್ಷ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಶಾ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಮಯೂರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಯುರೇಕಾ ಟವರ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ। ಪಡೆದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕಾನೂನು ನೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಅದರಂತೆ ಯಾರು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಏನಿರ್ತದೆ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಅನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ತಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ e-vyapara.mrc.in ಎನ್ನುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ। ನಿಮ್ಮ ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ವಾಧೀನ ಪತ್ರ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಸ್ಥಳದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ 2 ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। अकोला जिले में चल रही बारिश ने कोहराम मचा रखा है, जहां भारी बारिश के तापुर तालुका क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। साथ ही काफी नुकसान भी हुआ है। इसके साथ ही बारिश के चलते खेतों में भी पानी भर गया और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन से जल्द सर्वे करने और आर्थिक मदद की मांग की है। अकोला जिले में बारिश ने कोहराम मचाया है। तबाही के मंजर साफ नजर आ रहा है, जहां मेहंस और विद्रोपा नदी का पानी शहर में घुस गया था, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में बाढ़ की स्थिति तकनीकी खराबी के चलते मनारखेड़ बैराज के 4 गेट अचानक बंद हो गए। पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके चलते लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पलायन करना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन ने मदद के लिए बचाव दल तैनात किया है। नागरिकों के आरोप लगाया है कि प्रशासन को समय पर सूचित करने के बावजूद बैराज के गेटों की मरम्मत नहीं करने के चलते यह गंभीर स्थिति पैदा हुई है।
छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत कोरबी में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां एक तरफ ट्रेलर ने बैल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही सूचना के मुताबिक छोटे छोटे बच्चे भी दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। जहां प्रशासन की तरफ से बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसको लेकर क्या कड़े कदम उठाता है या यूं ही ग्रामीण डर के साए में रहने को मजबूर होंगे। अभी एक्सीडेंट है महिला। आप कहाँ से रहते हो? और कोरबी। और कितने का है आपका जानवर? 50,000। 50,000 का जानवर है। अरे ड्राइवर से बात की है तो क्या बोल रहे हैं? जानवर में गाड़ी चढ़ाया तो? मैं नहीं किया हूँ बोल रहा है। अच्छा, और गांव वाले लोग पकड़े हो इसको, फिर भी बोल रहे हैं मैं नहीं किया हूँ करके। तो आप क्या चाहते हैं? इसको मुआवजा चाहिए। फिलहाल नेशनल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।